आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने टू द पॉइंट सेक्शन के अंतर्गत। आज हम बात करने वाले हैं NIRF रैंकिंग की। इसके बारे में समग्र रूप से आप समझेंगे कि NRIF रैंकिंग जो है, ये NIRF रैंकिंग जो है किस तरह से आपकी परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और किस तरह से ये मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, मुख्य परीक्षा से भी प्रश्न बन सकता है। इन सबको समग्र रूप से आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आप सब जानते होंगे कि अब आ रहा है वन महोत्सव का कार्यक्रम। जुलाई माह में वन महोत्सव का कार्यक्रम होता है। तो आप सब जितने लोग हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि एक वृक्ष आप लगवाएं उस जुलाई माह में जब हमारे द्वारा बताया जाएगा, और एक वृक्ष किसी दूसरे से लगवाएं। इस तरह से ये चेन चलती रहे। हमारा टारगेट है कि मध्य प्रदेश राज्य विशेष से कम से कम 50,000 वृक्ष लगवाने हैं, और इन सब में आप सबकी सहभागिता अनिवार्य है। तो चलिए बात कर लेते हैं NIRF रैंकिंग 2020 के बारे में। सबसे पहले बता दें, जो NIRF है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, और इसको जो हमारी मिनिस्ट्री है MHRD, इसके द्वारा 2015 में इसको स्वीकार किया गया था, 2015 में इसको अपनाया गया था। और पहली रैंकिंग जो NIRF की आई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो पहली रैंकिंग आई थी, वो वर्ष 2016 में इसकी पहली रैंकिंग आई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद NIRF में क्या और महत्वपूर्ण हो सकता है, तो वर्ष 2020 की बात करें, जो ये चौथी रैंकिंग है NIRF की, इसमें लगभग 3800 संस्थानों ने भाग लिया। पूरे देश के लगभग 3800 संस्थानों ने भाग लिया। और ये जो 3800 संस्थान हैं, इसमें आपकी परीक्षा के लिए, चाहे आप UPSC की दे रहे हैं, राज्य विशेष की दे रहे हैं, एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि पहली बार इस रैंकिंग में जो डेंटल कॉलेज होते थे उनको भी सम्मिलित किया गया है। जो डेंटल कॉलेज हैं हमारे, उनको भी पहली बार 2020 की रैंकिंग में जगह दी गई है। तो ये कथन आपको याद रखना है। इसमें विभिन्न जो हमारे IITs हैं और IMS है, इसके अतिरिक्त आप जानते होंगे कि IISc बेंगलुरु के नाम सबने सुना होगा। तो जो भी हमारे संस्थान है, जो भी हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, सारी इसमें सम्मिलित होती हैं, और पहली बार डेंटल कॉलेज को इसमें जगह मिली है। अब इसकी रैंकिंग की बात कर लें तो इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पे, ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान पे है हमारा IIT मद्रास, द्वितीय स्थान पर है हमारा IISc बेंगलुरु, तृतीय स्थान पर है हमारा IIT दिल्ली। ये तो बात होगी नॉर्मल चीज़ें जो सबको पता होगी, हर किसी को पता होगी, सबने रट लिया होगा। आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी जाननी है। अब इसी से किस तरह का मुख्य परीक्षा का प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रारंभिक परीक्षा में और कौन सी चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं, उन सब का आप समग्र रूप से देखने वाले हैं। अभी तक जितना हमने देखा, ये आपकी, यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपकी परीक्षा के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको तो सब रट के बैठ गए होंगे जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो अलग से क्या जानना है कि आप जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर एक रैंकिंग आती है जिसका नाम है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रैंकिंग होती है। इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। तो जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 की जारी हुई थी, उसमें किसी भी भारतीय संस्थान को टॉप 100 में, शीर्ष 100 में जगह नहीं मिली थी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो शॉकिंग इवेंट है कि भाई हमारे यहाँ तो टॉप में आ रहा है हमारा IIT मद्रास, लेकिन ओवरऑल जो वैश्विक स्तर के संस्थानों की रैंकिंग जारी होती है उसमें हमारे कोई भी संस्थान टॉप 100 में शामिल क्यों नहीं है। ये चिंता की बात है और सोचने वाली भी बात है। तो इसके कारणों पे हम यदि जाते हैं कि क्यों जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है, इसके टॉप 100 में हमारा कोई भी संस्थान शामिल क्यों नहीं होता, क्या कमियां रह जाती हैं, उन सब के बारे में हम समग्र रूप से देखने वाले हैं। कारण क्या है? कारण इसका है कि जो रैंकिंग मेथोडोलॉजी होती है, जिसके आधार पर रैंकिंग की जाती है, वही त्रुटिपूर्ण है जो QS वर्ल्ड रैंकिंग की है। कैसे त्रुटिपूर्ण है, आपको बात करते हैं आगे। सबसे पहले जो रैंकिंग होती है वो दो आधारों पर दी जाती है। एक तो होती है वस्तुनिष्ठ, जिसको आप बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, जो बेस होते हैं उन पर। दूसरा होता है सब्जेक्टिव, जिसको बोलते हैं आप व्यक्तिनिष्ठ बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इन दो आधारों पर कोई भी रैंकिंग दी जाती है।
है। लेकिन कमियां क्या हैं कि जो हमारी रैंकिंग होती है, जो क्यूएस रैंकिंग होती है, इनमें क्या देखा जाता है? सबसे पहली बात इनमें देखा जाता है कि एकेडमिक रेपुटेशन, मतलब जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ वस्तुनिष्ठ आधारों को वरीयता देती है, ऑब्जेक्टिविटी को वरीयता देती है और उन्हीं के आधार पर ये रैंकिंग होती है। कैसे होती है ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखा जाता है एकेडमिक रेपुटेशन, मतलब जो संस्थान है उनकी किस प्रकार से प्रतिष्ठा है, वैश्विक स्तर पर, घरेलू स्तर पर किस प्रकार की प्रतिष्ठा है। दूसरा आता है जो वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो वहां पे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनकी अपनी क्या प्रतिष्ठा है, कहां से वो आए हैं। तो मतलब दो आधार कौन कौन से मेन हो गए कि पहले संस्थानों की क्या प्रतिष्ठा है, दूसरा जो लोग इसमें शिक्षण कार्य कर रहे हैं उनकी क्या अपनी प्रतिष्ठा है। तो ये दो चीज देखा जाता है। तीसरा इसमें क्या देखा जाता है, बात हम कर रहे हैं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की। तीसरा इसमें जो प्रमुख आधार होता है वो होता है इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, मतलब उस संस्था में किस प्रकार से कितने अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षक हैं वो उसमें शिक्षण कार्य करते हैं, बाहर से आए हुए कितने शिक्षक ऐसे हैं जो उसमें कार्य करते हैं। और चौथा एक खंड है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट, मतलब कि कितने विदेशी छात्र आकर उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग होती है उसमें से उसका 60% जो वेटेज है, उसका 60% वेटेज जो है इन्हीं चार आधारों पे रहता है। कौन कौन से आधार? अंतर्राष्ट्रीय छात्र कितने पढ़ रहे हैं, कितने अंतर्राष्ट्रीय टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और जो वहाँ पे शिक्षण कार्य कर रहे हैं उनकी क्या प्रतिष्ठा है, जो हमारा संस्थान है उसकी क्या प्रतिष्ठा है। इसको 60% वेटेज दिया जाता है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में। और 10 से 15% वेटेज किसको मिलता है? फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इसको सिर्फ 10 से 15% वेटेज मिलता है। मतलब ज़्यादा देखने को क्या मिल रहा है कि जो वस्तुनिष्ठ होते हैं, जो वस्तुनिष्ठ आधार हैं, जो हमारी क्यूएस रैंकिंग होती है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या मिल रहा है देखने को कि व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जिसके कारण भारतीय इंस्टीट्यूट पिछड़ जाते हैं। आगे देख लेते हैं। हमने देख लिया कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो होती है वो किन आधारों पर दी जाती है, किसका कितना वेटेज होता है। अब आइए बात कर लेते हैं जो हमारी NIRF है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसका क्या तरीका है, किन आधारों पर ये रैंकिंग जारी करता है। इसकी यदि बात करें तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है जो टीचिंग है, जो टीचर हैं हमारे वो कहाँ से आए हैं, उनका रिसोर्स क्या है, कहाँ से आए हुए हैं, किस संस्थान से वो पढ़कर आए हैं, ये होता है। दूसरा है रिसर्च एंड जो हमारे प्रोफेशनल प्रैक्टिस हैं कि कितने रिसर्च हो रहे हैं, हमारे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में कितने रिसर्च हो रहे हैं, कितने प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, इन आधारों पर दी जाती है। तीसरा होता है ग्रेजुएशन आउटकम कि कितने लोग वहाँ से ग्रेजुएशन कर निकल रहे हैं और अच्छी जगहों पर पहुँच रहे हैं। चौथा क्या है कि इंक्लूसिविटी, मतलब जो छात्र वहाँ पे पढ़ रहा है क्या बाहर निकलने के बाद उसको बेहतर ढंग से बेहतर कंपनियां या बेहतर संस्थान मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, मतलब शैक्षणिक गुणवत्ता किस प्रकार की होती है, जो छात्र बाहर जाता है उसको वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जाता है या नहीं किया जाता है, इन सबको देखा जाता है। इसके अतिरिक्त एक जो महत्वपूर्ण खंड है जो भारतीय विश्वविद्यालयों में देखा जाता है और इसके आधार पर भी रैंकिंग जारी की जाती है, वो है सोशल इकोनॉमिक इंक्लूसिव। इसमें क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण है कि भाई विकलांग कैटेगरी का इतना आरक्षण है, महिला का इतना आरक्षण है, इस तरह से जो है आरक्षण की जो ये व्यवस्था है उस आधार पर भी रैंकिंग जारी की जाती है कि किसी संस्थान में जो कैटेगरी डिवाइड है उसमें से कितने छात्र वहां पे पढ़ रहे हैं, कितने छात्रों को वहां पे प्रवेश मिला है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है एक और देखा जाता है क्या, स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्टेट की जो राज्य विशेष का है, मान लीजिए कोई IIT दिल्ली है तो दिल्ली में है तो दिल्ली से बाहर के कितने छात्र आकर इसमें पढ़ रहे हैं, इसको वरीयता दी जाती है। तो आपने देखा होगा जो NIRF की रैंकिंग है, जो हमारी इंडिया जिसको MHRD मिनिस्टर जो जारी करते हैं, जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसको स्वीकार करता है, उसमें क्या है ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, उसमें वस्तुनिष्ठता ज़्यादा है। जो आधार हैं जारी करने के, जिनके आधार पर रैंकिंग की जाती है उनमें वस्तुनिष्ठ आधार ज़्यादा हैं, जबकि जो QS रैंकिंग होती है इसमें क्या है व्यक्तिनिष्ठ आधार ज़्यादातर शामिल है और उन्हीं को वेटेज दिया गया है। तो पहला कारण, ये मूलभूत कारण है कि जिसके कारण हमारे जो संस्थान है वो वैश्विक रैंकिंग में पिछड़ रहे हैं। अब आप सिविल सेवा की तैयारी
कर रहे हैं तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि भाई पिछड़ रहे हैं तो हमें यदि वैश्विक जो संस्थानों की लिस्ट है उसमें जगह बनानी है तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम तो ये नहीं कह सकते ना कि QS वर्ल्ड रैंकिंग जो जारी होती है उसके आधार बदले जाएं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले क्या कि जो हमारे संस्थान है उनमें अवसंरचना में उनकी कोई कमी नहीं होनी, इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका बेहतर ढंग से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको विकसित किया जाना चाहिए, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए और संरचना उसकी बेहतर होनी चाहिए। दूसरा क्या है, जो वहाँ पे शिक्षक पढ़ा रहे, जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उसमें जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो गुणवत्ता वाले शिक्षक हों, बेहतर जगह से आए हुए हों। आप जानते हैं कि भारत में क्या होता है कि एक प्रकार से कह लीजिए कि सोर्स के माध्यम से, थर्ड पार्टी के माध्यम से यदि आपका अच्छा संबंध है तो आपको नियुक्त कर दिया जाएगा बैकडोर से। तो इन सब व्यवस्थाओं को हमें समाप्त करने की ज़रूरत है और जो शिक्षक उस लायक हैं, गुणवत्तापूर्ण हैं, जिनकी प्रतिष्ठा है, वो उन्हीं को जो है विश्वविद्यालयों में जगह दी जाए। तीसरी बात है कि भारत जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे पिछड़ रहा है वो ये है कि भारत के जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो शोधकर्ता होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक हैं, उनको आकर्षित करने में विफल रहे हैं और ये महत्वपूर्ण कारण है। इसको ये 60% वेटेज इन कारणों पे दिया जाता है QS रैंकिंग में। तो यदि हम अंतर्राष्ट्रीय जो शोधकर्ता हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षक हैं, उनको आकर्षित करने में सफल रहते हैं, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे संस्थान उनको आकर्षित करने में सफल रहते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समयों में QS वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 100 में भारतीय संस्थान देखने को मिलेंगे। चौथी बात क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र, आप जानते होंगे कि जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है इसमें अंतर्राष्ट्रीय छात्र और अंतर्राष्ट्रीय टीचर को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो भारत के जो विश्वविद्यालय हैं या भारत की जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं बहुत ही कम आते हैं और यदि आते भी हैं तो विकसित देशों से एकदम नहीं आते हैं। आप 1% मान लीजिए कि विकसित देशों से आते होंगे, ज़्यादा हमारे कहाँ से आते हैं, जो विदेशी छात्र पढ़ने भी आते हैं कि जो विकसित देश हैं वहाँ से तो नहीं आ रहे, जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, उदाहरण के लिए आप अफ्रीका से देख लीजिए। तो भारत में ज़्यादातर छात्र आपको अफ्रीका महादेश से आते हुए दिखेंगे कि अफ्रीका से वो भारत में शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, भूटान से आ रहे हैं, मतलब विकसित देशों से नहीं आ रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा, हमें कुछ इस तरह की अपनी व्यवस्था करनी होगी, रिसर्च बढ़ाने होंगे, शोध बढ़ाने होंगे, संस्थानों की प्रतिष्ठा बढ़ानी होगी, जिससे कि जो विकसित देश हैं वहां से भी छात्र भारत में शोध के लिए आए, भारत में अध्ययन के लिए आए। तो निश्चित रूप से जो भारत है, भारत को जो रैंकिंग है, अंतर्राष्ट्रीय जो रैंकिंग जारी की जाती है शैक्षणिक संस्थानों की, निश्चित रूप से उसमें जगह मिलेगी, उसमें जगह अवश्य रूप से उसमें जगह मिलेगी। तो आगे की राह क्या होनी चाहिए कि संस्थानों में अवसंरचना विकास के जो कार्यक्रम है वो बेहतर ढंग से किए जाने चाहिए, रिसर्च बेहतर होने चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या होना चाहिए कि जो वहाँ पे शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनकी अलग एक गुणवत्ता होनी चाहिए, उनकी अलग एक प्रतिष्ठा होनी चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए कि हमें कुछ ऐसा अपने आप को डेवलप करना है, कुछ इस तरह से अपने आप को दिखाना है, बनाना है, विकसित करना है कि बाहर के शिक्षक भी हमारी तरफ आकर्षित हो, हमारे यहाँ आए, शैक्षणिक कार्य के लिए, शोध के लिए हमारे यहाँ आए, बाहरी छात्र भी, विदेशी छात्र भी हमारे यहाँ आए। तो निश्चित रूप से इस रैंकिंग में सुधार देखने को मिलेगा। अब इसमें एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो हो सकता है कि भारत का जो NIRF रैंकिंग में भारत के संस्थान एक अच्छी खासी संख्या में टॉप 10 में जो भारतीय संस्थान शामिल हैं, इनमें से टॉप 100 की जो QS रैंकिंग की लिस्ट है उनमें से एक भी संस्थान शामिल नहीं है, या अंतर्राष्ट्रीय जो रैंकिंग है शैक्षणिक संस्थानों की उनमें भारत का कोई भी संस्थान अपनी जगह नहीं बना पाता है। क्यों? तो इस तरह के प्रश्न हैं तो आपको रीजन क्या यहाँ पे देना होगा। सबसे पहली बात कि दोनों की जो रैंकिंग है किन आधारों पर रैंकिंग की जाती है, और यही आधार यदि आपको पता होंगे कि किस आधार पर जो QS रैंकिंग है वो रैंकिंग करती है संस्थानों की, और NIRF जो है वो किन आधारों पे करती है, तो आप बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। और जो हमारा शनिवार और रविवार का हमने रखा है कि समसामयिक मुद्दों का अध्ययन करना, उत्तर लेखन करना, उसमें एक प्रश्न ये वाला अवश्य होगा। तो आपको क्या करना है कि बेहतर ढंग से इसको अच्छे से समझना है। यदि कहीं भी कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, निश्चित रूप से
आपको बेहतर जवाब दूंगा, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। और जैसे बात आती है कि रैंकिंग बेहतर, कौन सी रैंकिंग बेहतर होगी, ऐसी रैंकिंग बेहतर हो सकती है जिसमें वस्तुनिष्ठता को भी समान जगह दिया जाए और व्यक्तिनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दोनों को साथ साथ लेकर यदि कोई रैंकिंग चलती है तो वो बेहतर रैंकिंग कही जाती है। केवल वस्तुनिष्ठता या केवल व्यक्तिनिष्ठता को आधार बनाकर यदि कोई रैंकिंग की जाती है तो निश्चित रूप से उसको एक प्रकार से सफल रैंकिंग या बेहतर रैंकिंग नहीं कहा जा सकता है। तो आज की यही चर्चा समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए पॉइंट के साथ। तब तक इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।